औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महातीर मोहम्मद के हवाले से, जो कि मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म थे और रवां साल फरवरी में उन्होंने अपना इस ओहदे को छोड़ा। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया, तो उस वक़्त जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया गया और कश्मीर के हवाले से डिबेट हुई, तो उसमें महातीर मोहम्मद ने काफ़ी उसके ख़िलाफ़, इस इक़दाम के ख़िलाफ़ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये भारत ने बिल्कुल जिसे कहते हैं बर्बरियत का और जाहिलियत का एक नया मंसूबा शुरू किया है, जिसमें उन्होंने इसको अपने अंडर इल्हाक़ कर लिया है, वफाक के अंडर, और उसकी जो आइनी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों के साथ एक जुल्म है और एक ताकतवर मुल्क जो है एक छोटे ख़ित्ते पर, जो कि छोटा एक ख़ित्ता है जिसके पास इतनी ताकत नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी धौंस से, अपनी आर्मी से, अपनी फ़ौज के ज़रिए से जो है वो हुकूमत करना चाहता है और उसको तसल्लुत अपना कायम रखना चाहता है उसके ऊपर। ये महातीर मोहम्मद ने उस वक़्त कहा। और जब इस साल कुछ दिन पहले रवां साल 2020 के अंदर 5 अगस्त को ही जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये दोबारा डिस्कशन खुली, तो एक ट्वीट में महातीर मोहम्मद ने कहा कि जो कुछ मैंने पिछले साल कहा था मैं उसी के साथ खड़ा हुआ हूँ और अभी तक मैं उसके ऊपर कोई माज़रत मैंने नहीं की, और जो कुछ मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, और उसका जो बैकड्रॉप में जो कुछ हुआ उसके, और जो कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास के अंदर जो कुछ हुआ, उससे साबित हुआ कि जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था। इस हवाले से आज हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक दिन पहले जो है वो महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया, और इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इस ख़बर की तरफ ले जाऊँ जो कि एक रिटन में ख़बर आई। मैं थोड़ा सा आपको वो भी सुनाना चाहूँगा कि क्या वज़ीर आज़म ने कहा और मोहम्मद महातीर ने क्या कुछ किस तरह से उन्होंने कहा। इस हवाले से ख़बर के हवाले से बात करें तो एक बार फिर मकबूजा कश्मीर पर बात करते हुए मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब ने। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा, इस मरतबा 8 अगस्त को मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 1 बरस मुकम्मल होने पर मुनक्कदा तकरीब में अहले कश्मीर की हिमायत और मकबूजा वादी में भारतीय जबरो इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ लब कुशाई पर मैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद का शुक्रगुज़ार हूँ। इनका ये बयान महातीर मोहम्मद की ट्वीट्स के बाद सामने आया, जिनमें उन्होंने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ बोलने के अपने हक़ का दिफा किया था। 95 साला महातीर मोहम्मद ने गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि मैंने मुमकिन रद्द-ए-अमल के इम्कानात के बावजूद आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। उनकी तनकीद के जवाब में भारत ने जो मलेशिया के पाम आयल का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है, ऑर्डर मनसूख किए और दरामदगी की चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी। महातीर मोहम्मद ने मकबूजा कश्मीर में भारत के जबर का हवाला देते हुए कहा कि मेरे नज़दीक इस वक्त खामोश रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब तमाम अलामात दूसरी सूरत हाल की तरफ निशानदही कर रही हों और जब एक बड़ा और ताकतवर मुल्क किसी छोटे और दिफा की काबिलियत ना रखने वाले मुल्क पर अपनी मर्जी नाफिज करना चाहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल असम्बली में मेरी मुतनाज़िया तकरीर के बाद होने वाली पेशरफ से यह साबित होता है कि मैंने जो कहा था वो हल्की बात थी और किसी हद तक ज़ब्त करके कहा था। उनका कहना था कि मैंने अपनी कही बात पर कोई मादरत नहीं की, लेकिन मैं मादरत खा हूँ कि इससे भारत को हमारी पाम आयल की बरामदात मुतासिर हुई। मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ बोलने की भारी कीमत थी या नहीं। महातीर मोहम्मद ने मज़ीद कहा कि क्योंकि वो अब वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए वो किसी पाबंदी के बगैर बात कर सकते हैं और बाइकाट व दीगर ख़तरात के बगैर मसले कश्मीर पर बात कर सकते हैं। फरवरी में वज़ारत उज़्मा से सबकदोश होने तक दुनिया के सबसे उम्र रसीदा कायद ने तजवीज़ दी थी कि वो कुआलालंपुर में कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में बात करेंगे।
अच्छा, इसके हवाले से मैं एक और आपसे रिपोर्ट शेयर करता चलूँ। अमरीकी रिपोर्ट है और ये वाशिंगटन से है। अमरीकी इदारे बराए अमन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुकूमत का ये इसरार कि कश्मीर मुकम्मल तौर पर उसका अंदरूनी मामला है, सिर्फ भारी तादाद में सिक्योरिटी की मौजूदगी से कायम किया गया अफसाना है। सिर्फ एक ये कह रही है अमरीकी इदारा बराए अमन ने एक रिपोर्ट जो शेयर की उसके अंदर इन्होंने कहा। अच्छा, अब ये अमरीकी कांग्रेस के फंड से चलने वाली वाशिंगटन में मौजूद एक थिंक टैंक ने कहा कि नई दिल्ली के दावे को सख्ती से कश्मीरियों में गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के बाद से बढ़ती हुई बेचैनी से जांचा जाएगा, जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर खित्ते का इल्हाक किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली को अपना ये बयानिया मुनज़्ज़म रखने में भी मुश्किलात का सामना होगा कि आईनी और सियासी तब्दीलियों से कश्मीरियों में अमन की शुरुआत होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कश्मीर में ज़्यादातर इशारिये अगस्त 2019 के बाद तशद्दुद में इजाफा ज़ाहिर कर रहे हैं। इस मवक़्क़फ़ के अदम इस्तेहकाम की ये सूरत हाल तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की तरग़ीब देगी के बारे में रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि 2004 से 2007 में पाकिस्तानी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के जानिब से बैक चैनल पर मुज़ाकरात करने वालों की तैनाती के मामले पर नज़र दौड़ाई जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का तजवीज़ करदा 4 नुकाती फार्मूला, जिसे बैक चैनल मुज़ाकरात से बेहतर बनाया गया था, कश्मीर के तनाज़े का बेहतर हल है। पहला नुक्ता जो उसमें दिया गया, अच्छा मैं थोड़ी सी आपको इसकी वजाहत करता चलूँ साथ साथ कि अमरीकी इदारा बराए अमन जो है वो अमरीकी कांग्रेस के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है और उसी के फंड से ये चलता है। और उसके थिंक टैंक ने ये कहा कि जो 5 अगस्त के बाद कश्मीर के अंदर भारत ने जो जाहिरियत की है और उसको जो गैर कानूनी तौर पे इल्हाक कर लिया है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके तहत के ईज़ीली उसको कश्मीर को वो हथिया ले। कश्मीर के अंदर जो वो कह रहा है कि इस आइनी तब्दीलियों से कश्मीर के अंदर मज़ीद अमन आएगा और तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, तजारती हालात बेहतर होंगे, कश्मीर की इकॉनमी बेहतर होगी। ये सारी बातें जो है ये रिपोर्ट के अंदर जो वाशिंगटन की थिंक टैंक कह रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि ये बयानिया अपना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा इसके ऊपर चलना। उन्होंने ये बताया कि मुशर्रफ और मनमोहन सिंह की जो एक 4 नुकाती अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनकी जो आपस में एक मुआहदा तय पाया था कि 4 नुक्तों के हवाले से उन्होंने बात की कश्मीर के ऊपर। और वो 4 नुक्ते क्या थे? सबसे पहला नुक्ता उसके अंदर ये था जो ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पहला नुक्ता ये था कि जो कश्मीर की बॉर्डर्स हैं और जो कश्मीर की बॉर्डर लाइंस हैं या उसकी जो आप कह लें हदूद हैं, वो इसी तरह रहेंगी, लेकिन फ्री मूवमेंट होगी दोनों तरफ, आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू मकबूजा कश्मीर के अंदर से आज़ाद कश्मीर में लोग आ सकेंगे, आज़ाद कश्मीर से लोग मकबूजा कश्मीर में जा सकेंगे, इजीली फ्रीली मूव करेंगे एक दूसरे को। दूसरा नुक्ता ये था कि आज़ाद कश्मीर को सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी और ऑटोनॉमी दी जाएगी, एक आज़ाद रियासत बनाया जाएगा और उसमें उसको आज़ादी नहीं दी जाएगी, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, लेकिन एक आज़ाद रियासत ज़रूर होगी, ऑटोनॉमस रियासत होगी जो अपनी गवर्नेंस खुद करेगी, सेल्फ गवर्नेंस होगी। लेकिन जो 5 अगस्त का इक़दाम है इंडिया का, ये रिपोर्ट कह रही है कि उस इक़दाम की वजह से ये जो ऑप्शन थी ये अब ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि भारत ने इस खित्ते को जो आइनी हैसियत को ख़त्म किया और इसको वफाक के अपने अंडर कर लिया, ज़ेर इंतज़ाम कर दिया, तो इससे वो जो नुक्ता था उसकी अब मज़ीद बातचीत करने की गुंजाइश नहीं रही। तीसरा नुक्ता जो उन्होंने बताया कि वो था डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन के अंदर ये था कि दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी फ़ौजों को वहाँ से निकालेंगे और सेल्फ जो है उसकी गवर्नेंस है और उसकी ऑटोनोमस जो इख्तियारात हैं उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। इस नुक्ते के ऊपर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी भी हल तलब बात हो सकती है, अगर छोटे छोटे हिस्सों से कश्मीर के पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर अपनी फ़ौजों को निकालें और वहाँ से का तजर्बा किया जाए। अगर ये तजर्बा छोटे हिस्सों में कामयाब हो जाए तो इसको फिर मज़ीद वसी किया जाए और दूसरे हिस्सों तक इसको लेके जाया जाए। और चौथा जो नुक्ता था उसमें तजारत के हवाले से था कि तजारत जो है वो फ्रीली होगी दोनों हिस्सों के दरमियान, दोनों मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो तजारती मामलात हैं वो फ्रीली होंगे। और इसी के हवाले से 2005 के अंदर फरवरी में
دونوں اطراف سے ایک اعلان بھی کیا گیا تھا کہ سری نگر سے مظفر گڑھ تک جو ہے مظفر آباد تک سری نگر سے مظفر آباد تک جو ہے ایک بس سروس چلائی جائے گی، جس سے جو ہے وہ دو طرفہ تجارتی تعلقات بہتر ہوں گے. اور مارچ کے اندر وہ چلی بھی تھی، اپریل کے اندر وہ جو تھی وہ چلی تھی، اپریل میں اسی سال وہ چلی تھی بس. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ بھارت کس قدر سنگ دلیت کی طرف جا رہا ہے، کس قدر بربریت کی طرف جا رہا ہے کہ نہ تو وہ کسی دوسرے ملک کی مداخلت کو پسند کر رہا ہے. جیسے مہاتیر محمد نے پچھلے سال 2019 میں جب تنقید کی بھارت کے اوپر، تو اس نے ان کے اوپر تجارتی سینکشنز لگائیں، پابندیاں لگائیں. ان کی جو پام آئل کی انڈسٹری تھی، اس کا سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ انڈیا خود تھا. انڈیا نے ان سے پام آئل کو نہیں خریدا، جس سے کہ نقصانات جو ہیں وہ ملیشیا کے اندر جو لوگ تجارت کر رہی تھی یا تجارتی کمپنیز تھی، ان کو اس سے نقصان اٹھانا پڑا. تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ملیشیا کو اٹھانا پڑا. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ کس قدر بھارت جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہ ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے بھارت صرف چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ منمانی چلے اور میری ہی بات چلے، اور کشمیریوں کو نہ وہ حق کے خود ارادیت دینا چاہتا ہے، نہ ہی ان کے کسی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. جب کانگریس کی پارٹی تھی، کانگریس پارٹی کے جو منموہن سنگھ تھے، انہوں نے بہت اچھے سٹیپس لیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن اب جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے RSS، اس کی طرف سے انتہائی غلط قسم کی پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں. حالانکہ جو مہاتیر محمد ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ملیشیا کو کس طرح سے کرپشن سے باہر نکالا اور کس طرح سے صف اول کے ممالک میں لا کر کھڑا کیا. لیکن ان کی بات کو بھی انڈین گورنمنٹ نے کوئی بالکل بھی اس کی طرف انہوں نے اپنی نظر نہیں کی اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، بجائے کہ اس کے اوپر مزید الٹی پابندیاں لگا دی گئی. اچھا، اسی حوالے سے ابھی ہمارے آج ہی انشاءاللہ اقوام متحدہ کے جو جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر ہیں، والکن بوسکیر، وہ آ رہے ہیں ہمارے دو دن کے دورے کے اوپر، جس میں وہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی وہ ملاقات کریں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے بھی ان کو اس چیز کی دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے مختلف ایشوز پہ ان سے بات کی. اور تمام جو کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ایک سال سے مسلسل لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے وہاں پر، جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور بچوں کی تعلیم کے جو معاملات ہیں وہ بند ہیں، سیاحت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کے اوپر کالی آندھی چھائی ہوئی ہے. ہر طرح سے جو ہے کشمیر کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے بھارت نے. یہ تمام باتوں کو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے جو نو منتخب صدر ہیں، ان کے نوٹس میں ساری باتوں کی دیا ہے، اور وہ پاکستان میں آئیں گے اور ان سے مزید اس بارے میں ہمارے وزیر اعظم بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور وزیر خارجہ بھی کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکی ہم منصب ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے، وزیر خارجہ امریکی مائک پومپیو، ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا. اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بھارت کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اس پر جو امریکہ نے ہمارا جنرل اسمبلی کے اندر جو شرکت کی، اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اسی طرح سے وہ کشمیریوں کے خلاف جو باربریت انڈیا کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے امریکہ بھی، اور تمام ممالک اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور آپ کو شاید پتہ ہو اس حوالے سے کہ سعودی عرب نے ابھی تک کوئی کشمیر کے حوالے سے خاطر خواہ آواز نہیں اٹھائی کبھی بھی. اور OIC جو ہے وہ چونکہ زیر تسلط ہے ایک طرح کا سعودی عرب کے، اور سعودی عرب ہی اس کو زیادہ لیڈ کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، تو اس میں بھی OIC کی طرف سے بھی کوئی ابھی تک کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. تو اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا سخت اسٹینڈ لیا ہے. عمران خان صاحب نے، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں باجوہ صاحب نے، ان کا بڑا اسٹینڈ سب کا ایک پیج کے اوپر ہے کہ جی اگر تو سعودی عرب یا تو کشمیر کے خلاف آواز اٹھا لے اور OIC کا اجلاس بلائے اور اس میں کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرے، یا پھر ہم خود ایک اجلاس بلا لیں گے تمام مسلم ممالک کو، جس کے اندر ہم خود ریزولوشنز وغیرہ جو ہیں وہ پاس کر لیں گے کشمیر کے حوالے سے. تو اس پر جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی برہمی کا اظہار کیا، اور جو ہمارے ملک کو امداد دی گئی تھی، عمران خان صاحب نے جب جیسے الیکشن جیتا تو انہوں نے سعودی عرب کی طرف دیکھا اور ان سے امداد حاصل کرنے کی کوشش کی.
तो जो इमदाद उनको दी गई थी उसमें से $1 अरब जो है वो वापस करने का तकादा किया, और पाकिस्तान ने वो $1 अरब वापस कर दिया। और पाकिस्तान को वो किसने दिया? वो चाइना ने दिया अल्टीमेटली। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिनेरियोज बन रहे हैं। मुस्लिम उम्मत एक पेज के ऊपर नहीं है, मुसलमान एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं कर रहे हैं। आले सऊद कुछ और ही सोच रहे हैं। आले सऊद की जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद मुस्लिम उम्मत से कुछ डिफरेंट है। और आप दूसरी तरफ अगर देखें, बैरूत के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ लिबनान के अंदर, और उसके अंदर इसराइल के हवाले से बात की जा रही है कि इसराइल का उसमें हाथ है, जबकि इसराइल ने अभी तक क्लेम नहीं किया कि जिसमें मेरा कोई हाथ है, और इसराइल इसके ऊपर नहीं मान रहा। लेकिन जो इशारे हैं अभी तक वो यही मिल रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पे इसराइल की तरफ से ही धमाका किया गया, जिससे एक बहुत आप कह लें कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटमी हमले हुए थे, उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा हमला कहीं पर नहीं हुआ जितना बड़ा हमला ये बैरूत के अंदर 4 अगस्त को हुआ। तो इस हवाले से भी अगर आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक पेज पर नहीं आ रही है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को सेफगार्ड नहीं कर रही है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस टाइम ज़रूरत है कि वो एक पेज पे आ जाएं, और जितने भी मुसलमान ममालिक जो हैं जो मसले फेस कर रहे हैं, जैसे फ़लस्तीन हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, लिबनान के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ है, इन सारी चीज़ों की पूछगिछ आखिर कौन करेगा? अगर मुसलमान ममालिक एक पेज पे नहीं है तो फिर इन मुसलमानों को पूछने वाला कौन होगा? इसी के साथ मैं आज की वीडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपकी इस पूरे मामले पर अपनी कोई ज़ाती राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उससे हमारी रहनुमाई होती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।